तो बेटा आज वेव का जो लेक्चर है उसमें आगे स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेव स्पीड ऑन ए स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग पर कोई वेव अगर ट्रैवल कर रही होगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसकी बात करते हैं बेटा। देखो अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग होगी और इस तरीके से वेव ट्रैवल कर रही होगी उस पर, है ना। और स्ट्रिंग में टेंशन प्रेजेंट रहेगी, टेंशन रहेगी उसमें, टेंशन टी टेंशन है यहाँ पे। और ये जो स्ट्रिंग हमने लिए इसका म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ वो म्यू है, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग का जो टोटल मास है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, वो म्यू से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं इसका लेट अस से कि छोटा सा जो क्रॉस सेक्शन है इसको देखता हूँ। तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को अगर देखें, ये देखो, तो बेटा क्या होगा, इस एंड पर यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही होगी, यहाँ पे टेंशन टी ऐसे लग रही होगी, और ऐसे कर लो कि ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा बेटा, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, ऐसे हो गया। अब आप इसको रिजॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा आपको, ये टी कॉस थीटा और इधर क्या आया बेटा टी साइन थीटा। इसको रिजॉल्व करोगे तो ये टी कॉस थीटा और ये इस तरफ क्या आया टी साइन थीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करें कि 2t साइन थीटा, देखो टी कॉस थीटा ये तो पेयर्स में हर जगह कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के एक नेट जो रीस्टोरिंग फोर्स बचेगी वो क्या बचेगी, वो 2t साइन थीटा बचेगी। ये जो रीस्टोरिंग जो फोर्स बचेगी आपके पास दैट इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। और भाई ये एंगल बहुत स्मॉल है ना, ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा। तो बेटा ये क्या लिखा गया 2t थीटा। अब अगर बात करें कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर मैं इतने एलिमेंट को देखूं तो यही इस पर्टिकुलर जो पोर्शन है इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, इस छोटे से पार्ट का मास वो dm मास मान लो, और इसकी जो यहाँ पे जो वेव ट्रैवल करी उसकी वेलोसिटी mv²/dl, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा 2t इंटू थीटा, अच्छा सॉरी बेटा ये v²/r, सॉरी r रेडियस r मान लिया मैंने। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो आप जानते हो l इज इक्वल टू क्या होता है बेटा r थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ r, यानी कि ये जो इतना जो एलिमेंट है बेटा इसकी लेंथ हम dl मान लेता हूँ मैं। तो आप उसको कैसे लिखोगे dl/r। अच्छा एक सेकेंड, देखो ये इसको ऐसे समझो कि ऐसे है t इंटू 2 थीटा, सेंटर पे पूरा एंगल कितना बन रहा है, वो पूरा एंगल 2 थीटा बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है तो ही तो क्या होगा 2 थीटा इज इक्वल टू dl/r। r से r कैंसिल आउट हो गया बेटा। इस मास को dm को मैं कैसे लिखूंगा, मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो इसकी लेंथ के साथ, दैट इज dl v² इज इक्वल टू, ये 2t नहीं रहेगा अब सिर्फ t रह जाएगा, t इंटू dl। तो ये dl से dl कैंसिल आउट हो गया बेटा, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग आ गया, v इज इक्वल टू √of t बाई म्यू, where t is tension in the string, t is tension in the string, और ये जो म्यू है आपका ये क्या चीज़ है बेटा, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ये तो या तो आप मास पर यूनिट लेंथ बोल दें या आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, आप इसको बोल सकते हो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो ये फार्मूला हो गया v इज इक्वल टू, यानी कि वेव स्पीड ऑन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू √of t बाई म्यू,
ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग पर डिपेंड करेगा और उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स। चाहे भी आप साउंड वेव्स बोल लो या फिर आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोल सकते हो। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एक ही बात है, लॉन्गिट्यूडिनल या फिर साउंड वेव्स। अब हमने बात की थी ना, दो तरह की वेव्स की बात की थी, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में तो क्या हो रहा था कि जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन थी और जो मीडियम पार्टिकल्स की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन थी वो आपस में क्या थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। यहाँ पे बेटा क्या होगा कि द डायरेक्शन ऑफ वेव and direction of oscillation of particles, oscillation of medium particles is parallel। यानी कि वेव ऐसे ट्रैवल कर रही होगी तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे होंगे बेटा ना, टू एंड फ्रो की ट्रैवलिंग हो रही होगी सेम इन द सेम डायरेक्शन वो। तो वहां पे हम जो ट्रांसवर्स वेव में किसकी बात करते थे, क्रेस्ट और ट्रफ की। यहाँ पे बात होगी रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की। यहाँ पे बात किसकी होगी बेटा, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की, इनकी फॉर्मेशन होगी। तो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जो हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसको देखते हैं बेटा। एक तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये अपने आप में बड़ी मज़ेदार है। कारण क्या है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और जो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेव, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में। अब इसको समझाते हैं कैसे। मान लो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट कर्व, बात करें किसकी, ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। देखो यहाँ पे एक बात समझो बेटा कि जो यहाँ पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के अलोंग है। आप जरा ध्यान करो कि मैं इक्वेशन कैसे लिखता था, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये फॉर्मेट अपनी रहती थी। तो जब ये फॉर्मेट रहती थी, ट्रांसवर्स वेव जब आप पढ़ते थे तो एक्चुअल में पार्टिकल की लोकेशन तो एक्स पर थी और पार्टिकल डिस्प्लेस कहाँ हो रहा था, वाई एक्सिस में हो रहा था। यहाँ दिक्कत है, यहाँ पार्टिकल भी एक्स में है और वो ऑसिलेशन भी एक्स के अलोंग कर रहा है। तो ये दिक्कत है, फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करें डिस्प्लेसमेंट कर्व में। तो हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है, पार्टिकल की लोकेशन तो एक्स से ही रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा पार्टिकल का वो हो तो एक्स के अलोंग रहा है, लेकिन मैं उसको रिप्रेजेंट वाई के अलोंग करूंगा। मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, क्योंकि एक ही ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूं देखो ऐसा है, मान लो कि कोई पार्टिकल यहां पर लोकेटेड है x बराबर x1 पर और ये कहां से कहां घूम रहा है, ये मान लो कि -2 सेंटीमीटर से +2 सेंटीमीटर तक जा रहा है या इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, y के अलोंग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 से दिखा दूंगा। किससे दिखा देंगे बेटा, वो 2 से दिखा देंगे। वो अंडरस्टूड है, हो एक्स में रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उसको एक्स में शो नहीं कर सकता। तो बेटा यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है उसमें मैं क्या करूँगा, एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे, एक्स से रिप्रेजेंट किसको करूँगा, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल को, और वाई से क्या रिप्रेजेंट करूँगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है सभी को, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब जरा देखते हैं कि कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये मैं डिस्प्लेसमेंट करो आपको बता दिया, देखो बनाते हैं जरा, अब समझते हैं इसको।
ये मैंने डिस्प्लेसमेंट कर्व बना लिया भाई। चलो देखो बेटा अब जरा ध्यान से कि हम यहाँ पे इधर क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये इधर मतलब समझ जाओ, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। मान लो कि बेटा ये कोई पॉइंट आपका P है, ये कोई पॉइंट आपका Q है, ये कोई पॉइंट आपका R है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई P के जस्ट जो लेफ्ट में जो पार्टिकल्स हैं और P के जो जस्ट राइट में जो ये पार्टिकल्स हैं, देखो ये तो P वाले पॉइंट हो गए और ये P के जैसे यहाँ इसके नेबरहुड वाले पार्टिकल्स। P के जो जस्ट लेफ्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। उन पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट बेटा देखो आप, P से जो इधर वाले जो पार्टिकल्स हैं इन सब की डिस्प्लेसमेंट देखो y इज पॉजिटिव फॉर देम। इसका मतलब उनकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव होने का मतलब दे आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि बेटा जो P के नेबरिंग वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे देखो P इस तरफ है, सब इस तरफ जा रहे हैं, सब पार्टिकल्स P की तरफ जा रहे हैं। अगर बात करूं क्योंकि ये इसके जो राइट में जो पार्टिकल्स हैं इन सब की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। y की वैल्यू देखो आप इन सब के लिए नेगेटिव है, इसका मतलब इन पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। दे आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब दे आर गोइंग टुवर्ड्स P। तो ये जितने भी पार्टिकल इस रीजन के अंदर प्रेजेंट हैं दे ऑल आर कमिंग टुवर्ड्स P, यानी कि P की तरफ डेंसिटी बढ़ने वाली है, प्रेशर बढ़ने वाला है। यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है, इस रीजन के अंदर डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पे देखो कि पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए हैं, ज्यादा डेंसिटी आ गई है। तो इस तरह का हाई डेंस जो रीजन बना है, इस रीजन को कहेंगे कि ये कंप्रेशन है। ये क्या है बेटा, ये कंप्रेशन है। अब बात करते हैं Q पॉइंट जो था अपना, इसके नेबरिंग पॉइंट्स। देखो जी, इस Q पॉइंट के ये जो लेफ्ट में जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इनकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सिस में है, यानी कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स इधर जा रहे होंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा इनकी डिस्प्लेसमेंट कैसी है, इनकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो दे ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये जो Q पॉइंट जो आपका था, उस Q पॉइंट के आसपास वाले जो पार्टिकल्स हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स जो हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम Q, वो Q से दूर की तरफ भाग रहे हैं। तो बेटा इस रीजन के अंदर आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इस केस में डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज रीजन, ये जो रीजन फॉर्म हुआ है ये कैसा हुआ है, यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी है, डेंसिटी कम है, और ऐसे रीजन को क्या बोलेंगे बेटा, रेयरफेक्शन बोलेंगे। फिर अगला, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने आपको समझाया कि किस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्मेशन होती है। अल्टरनेटिव रहेगी, एक बार कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, जैसे कि क्रस्ट और ट्रफ का एग्जिस्टेंस होता था, बिल्कुल वैसा ही। तो अब आपको दो चीज़ें और लिखनी है, देखो क्या क्या बातें हैं। एक बात तो ये बेटा कि एट कंप्रेशन प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम, प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम, प्रेशर चेंज मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, एट रेयरफेक्शन
एट रेयरफेक्शन प्रेशर चेंज इज मिनिमम, प्रेशर चेंज इज मिनिमम, मिनिमम प्रेशर चेंज होता है बेटा, नोट करो फटाफट से। और देखो बेटा और क्या बातें आप लिख सकते हो कि इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज वेल एज लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑन एक्स एक्सिस, वो दोनों ही एक्स एक्सिस पर है। अभी मैंने आपको समझाया, therefore displacement of particle is measured along y axis, is measured along y axis, y एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कौन प्रोपगेट करता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोपगेट करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन propagates। और भाई आप देखो कि आप अभी यहां देख रहे हो कि डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही चेंज होता है, यानी कि यहां पे क्या रहेगा बेटा, इन मीडियम डेंसिटी एंड प्रेशर आर वेरिंग, और यू कैन से वेरिएबल, वो टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे, लोकेशन के साथ चेंज होते रहेंगे। नोट करो फटाफट से बेटा। तो भाई जो साउंड जो है, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और मोस्टली जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो हमें साउंड के बारे में ही पढ़ना होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, velocity of sound wave, तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड वेव का क्या मतलब है? वह साउंड की वह स्पीड जिससे वो पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल करेगी, है ना। द स्पीड विद विच साउंड ट्रेवल्स इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में जिस स्पीड से वो ट्रैवल करती है उसी को उसकी क्या कहा जाएगा? उसकी स्पीड कहा जाएगा। तो इसकी जो एक्सप्रेशन है स्पीड का, दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय रो। ये जो ई जो है बेटा, ये ई इज नॉन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये तो मीडियम के लिए होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। और ये जो रो है ये क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये अलग अलग देख लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, देखो ये हमें तीन अलग अलग केसेस के लिए पढ़ना है, गैस के लिए, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए। तो पहले लिक्विड के लिए बात कर लेते हैं, ऑफ साउंड इन लिक्विड।
स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब यहाँ पे लिक्विड के केस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कौन सा होता है, वो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे उसको, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय रो, जो भी उसकी डेंसिटी है। b क्या चीज़ है, b इज योर बल्क मॉड्यूलस, b इज बल्क मॉड्यूलस। और बेटा आप b को कैसे लिखते हैं, आप माइनस ऑफ डेल्टा p ओवर डेल्टा v बाय v, ये अपना फॉर्मूला है किसका, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और रो क्या चीज़ रहेगा बेटा, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये तो लिक्विड के अंदर हो गया बेटा, लिक्विड के अंदर ये फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, तो इस सॉलिड्स के अंदर कोई नई बात नहीं है, सॉलिड के अंदर भी लिख देते हैं। देखो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि v इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है y बाय रो, y इज योर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स का फॉर्मूला हो गया आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। देखो भाई v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो। गामा आपका क्या चीज़ है बेटा, एडियाबेटिक कांस्टेंट, P आपका क्या रहेगा, प्रेशर, और रो जो है आपका, रो इज योर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस ये रहेगा। ये स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस का बेटा फॉर्मूला है। अब जरा काम की बात समझते हैं, एक हल्की सी एक स्पेशल नोट लिख लो चाहे आप उसको। ये जो फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाई रो, ये फॉर्मूला लेप्लास साहब ने दिया था। उससे पहले न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लिख रहा हूँ, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस का, वो उन्होंने लिखा अंडर रूट ऑफ p बाई रो। फिर यहाँ पे हमने STP की जो कंडीशंस थी उसमें हमने p की वैल्यू और रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो ये जो वैल्यू आई निकल करके न्यूटन वाले फॉर्मूले से, v न्यूटन लिख लेता हूँ इसको, यहाँ से बेटा वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 279 मीटर पर सेकेंड के आसपास। ये न्यूटन साहब के फॉर्मूले से आई, और जो प्रैक्टिकली जो हमने मेजर करी वो स्पीड आती है 340 के आसपास, वो 340 के आसपास आ रही थी। तो यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ रह गई, जो फॉर्मूला से जो वैल्यू आई और जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू आ रही थी उसमें एक डिफरेंस आ गया। तो कारण क्या हुआ कि जो न्यूटन साहब थे इन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस होता है, ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, जो सडन चेंज होता है, उसको उन्होंने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। उन्होंने उसको कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं था। जो सडन चेंज हो रहा था, सडन कूलिंग या फिर सडन हीटिंग जो हो रही थी, एक्चुअल में वो कैसा प्रोसेस था, वो एडियाबेटिक प्रोसेस था। लेप्लास साहब ने उसको करेक्ट किया। फिर उसी को हम बोलते हैं बेटा लेप्लास करेक्शन। उसको हम बोलते हैं क्या, लेप्लास करेक्शन।
तो ये तो न्यूटन साहब की गलती रहेगी कि उन्होंने क्या कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, उसके हिसाब से सॉल्व किया, वो गलती आनी थी। तो फिर यहाँ पे आया लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन, तो लैप्लास साहब ने कहा कि एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस आपका कैसा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये जो सडन कूलिंग और जो सडन हीटिंग जो होती है, उसमें जो नेट जो हीट का एक्सचेंज है वो क्या रहता है, वो ज़ीरो होता है। डेल्टा की उन्होंने कहा कि वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि एक बार सडन कूलिंग हो रही है और एक बार सडन हीटिंग हो रही है, तो नेट जो हीट का एक्सचेंज है, नेट हीट का एक्सचेंज आपका क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। तो फिर उन्होंने ये वाला फार्मूला लिखा लैप्लास साहब ने कि अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, ये फार्मूला उन्होंने लिख दिया। ये करेक्शन आया, यहाँ से फार्मूला बिल्कुल सही आया। ठीक है बेटा। अब जो आपने मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, वहाँ से बेटा आपने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम। PV इक्वल टू NRT वाला जो फार्मूला हम ऑलरेडी KTG वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो ये फार्मूला यहाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ V का, तो अंडर रूट ऑफ गामा P की जगह क्या लिखूँ बेटा, रो आर टी बाई एम, और एक रो ऑलरेडी ये है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, अंडर रूट ऑफ T पे। ये बेटा ये जो T जो टेम्परेचर जो है, दिस मस्ट बी इन केल्विन। ये टेम्परेचर आपको किस में रखना है, ये केल्विन के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे देखो, फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, सेम गैस है लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है, तो बेटा देखो गामा भी सेम रहेगा, सेम गैस है तो आर भी सेम है और एम भी सेम है, तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हो, V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा उसके लिए। अच्छा, अलग अलग गैस है और अलग अलग ही टेम्परेचर है। अगर क्या है, अलग अलग गैस है और अलग अलग टेम्परेचर है, तो क्या होगा, फॉर डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर, उसके लिए देखो बेटा क्या रहेगा फॉर्मूला, V1 बाई V2 इज इक्वल टू गामा 1, देखो R से तो R कैंसिल आउट ही होने वाला है, T1 बाई M1 इंटू M2 अपॉन गामा 2 T2। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। कुछ नहीं किया, यहीं पे इसके लिए 2 बार वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पर जो ह्यूमिडिटी है और जो आपका प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। देखो आपने बेटा अभी लिखा कि V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, ये फॉर्मूला आपने अभी लिखा था, ठीक है। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला देखो जो सबसे पहले हमने जो लिखा था, गामा पी बाई रो, इसको देखो, गामा पी बाई रो, ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो भाई एक बात देखो कि P बाई रो, यहाँ से देखो P बाई रो को आप कैसे लिख सकते हो, आर टी बाई एम। यहाँ से देखो P अपॉन रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम, तो P बाई रो को आर टी बाई एम अगर आप लिख दें तो आप देखो कि R भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, यानी कि एट गिवन टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर फिक्स्ड किया हुआ है तो जो P बाई रो आपका जो आएगा बेटा, P बाई रो आपका क्या आएगा,
P/ρ आपका कांस्टेंट आएगा। तो अगर गिवन टेम्परेचर के ऊपर आप प्रेशर की या डेंसिटी को अगर आप चेंज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो आप लिख लो यहां पर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ change in pressure on the speed of sound। उसका फंडा ये भी है कि जिस प्रोपोर्शन में आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो डेंसिटी जो है, डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, उसी प्रोपोर्शन के अंदर चेंज हो जाएगी। इसलिए जो P/ρ वाला जो फैक्टर है, दिस फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एट ए गिवन टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूले से जरूर लगता है कि प्रेशर बढ़ाने से स्पीड बढ़ा देते हैं, हम डेंसिटी को भूल जाते हैं। जब आप बेटा प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाने से देखो ना, अगर आपने P को बढ़ाया है तो इधर ρ को भी क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपने फिक्स किया हुआ है बेटा तो उस केस में क्या हुआ, P बढ़ाया तो ρ भी बढ़ेगा, P घटा तो ρ भी घटेगा और उसी प्रोपोर्शन में घटेगा। इसीलिए ये जो है प्रेशर का एट गिवन, देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है फिर ये बात नहीं बोल सकते ना, फिर तो अलग बात रहेगी। तो एट ए गिवन कांस्टेंट, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बात नोट कर लो आप। अगली बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी की। ये तो प्रेशर की बात कर ली, अब बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या फर्क पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे। ह्यूमिडिटी का खेल और देख लो। भाई अगर मैं मॉइस्ट एयर की अगर बात करूं और मैं बात करता हूं एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो डेंसिटी ऑफ एयर है बेटा वो लगभग रहती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपकी जो वेपर जो है या जो मॉइस्ट एयर जो है, आप मॉइस्ट एयर भी लिख सकते हो। मॉइस्ट एयर यानी कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो ना बेटा, वो वाली एयर, उसके अंदर उसके जो डेंसिटी है वो है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लगभग ये डेंसिटी है। तो जरा सोचो कि एक तो आपकी सूखी हवा के अंदर और एक आपकी मॉइस्ट एयर के अंदर अगर आपके क्या ट्रैवल कर रही है, साउंड ट्रैवल कर रही है, तो आप एक बात देखो, V = √γ/P/ρ। तो यहां पे देखो अगर डेंसिटी जिसकी कम है स्पीड उसमें ज्यादा होगी। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, स्पीड ऑफ एयर इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, लिख सकते हो आप इसको, या नॉर्मल एयर लिख सकते हो। इसका एग्जांपल है रेनी डेज। जब रेनी डेज है तो बेसिकली एयर कैसी है बेटा, मॉइस्ट एयर है। और मॉइस्ट एयर है तो उस केस में आपने फील भी किया होगा कभी कि बड़ी तेजी से स्पीड, बड़ी तेजी से साउंड ट्रैवल करती है। आप कोई आदमी दूर भी अगर कोई बहुत दूर से अगर कोई बोल रहा है तो आपको बड़ी जल्दी सुनाई दे जाएगी। कारण क्या है कि उस केस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ गई है, नॉर्मल डेज के रिस्पेक्ट में वो बढ़ गई है। कारण क्या है कि वहाँ पे मॉइस्ट एयर आ गई है और वो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है, इसके कारण से क्या हो गया, स्पीड ऑफ मॉइस्ट एयर ज़्यादा होगी उस केस में। तो ये बेटा क्या था, ये डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड था। ठीक है, अब जरा एक आधा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट इंक्रीज इन वेलोसिटी, calculate increase in velocity, calculate increase in velocity of sound for 1 degree Celsius rise in temperature
1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस केस में क्या चेंज आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, यू मान लो आप कि वो लगभग आप मान लो 320 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है बेटा, देखो भाई हमने ये अभी देखा था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रूट टी। तो यानी कि मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस पे और किसी दूसरे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया 273 केल्विन, और फिर आपको करना है 274 केल्विन के ऊपर, इन दो के ऊपर आपको बात करनी है, ठीक है। या आप ऐसा कर लो कि मुझे चेंज देखना है तो इसको ऐसे लिखो, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर और डिवाइडेड बाय वो जो 0 डिग्री वाला है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। तो आप बेटा कैसे लिखोगे, किसी भी टेम्परेचर टी पर 273 प्लस कुछ टेम्परेचर टी मान लो आपकी, आपने टी का चेंज किया है, और 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि वो 273 हो गया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि Vt बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273 की पावर 1/2। यहां पे आप देखो टी क्या चीज था, 0 डिग्री के अलावा कितना चेंज किया आपने, कितना चेंज किया आपने 1 डिग्री का चेंज किया है। चाहे आप वो चेंज केल्विन में मान लें चाहे वो किसी में मान लें, वो एक ही बात है। तो बेटा Vt बाई वी नॉट इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1/273 की पावर 1/2। अब आप देखिए कि जो 1/273 है ये बहुत बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सो Vt बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1/2 आ गया बेटा 1/273। मुझे तो चेंज देखना है, इस 1 को इधर ले आओ, Vt माइनस वी नोट बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1/546। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 डिग्री का चेंज करने पर आपकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड ऑफ साउंड है बेटा, वो कितना बढ़ गया, वो 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया बेटा, ठीक है। ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, वी नॉट इधर चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और वी नॉट की वैल्यू आपको दे रखी 332/546, दिस कम्स आउट टू बी 0.6। ये आता है आपका, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड है आपकी वो बढ़ रही है, वो स्पीड आपकी बढ़ रही है। नोट करो बेटा। आगे देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखते हैं, two wires of different densities but same area of cross section are soldered together at one end and are stressed to a tension T. The velocity of wave in one wire is
double that of second. Find the ratio of density of first wire to that of second wire. ये क्वेश्चन है बेटा अपना। ये मान लो दो, क्या कह रहा है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो देखो बेटा वायर पूरा इसको शोल्डर किया हुआ एक साथ है, तो एक बात तो ये रहेगी कि टेंशन दोनों में सेम रहेगी, दोनों में टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसको टेंशन टी आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें अगर स्पीड बेटा v है तो इसमें स्पीड कितनी है, इसमें स्पीड 2v है। एक बात ये है, इसकी डेंसिटी ρ1 मान लो, इसकी डेंसिटी ρ2 मान लो। बेसिकली ρ1 बाई ρ2 ही हमें कैलकुलेट करनी है। अब एक बात देखो कि मुझे पता है कि v इज इक्वल टू फॉर्मूला है √t डिवाइडेड बाई म्यू। ये मास t तो टेंशन है, वो तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और म्यू आपका क्या चीज़ है, म्यू इज योर मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। t दोनों के लिए सेम है, तो इसका बेटा मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि v इज प्रोपोर्शनल टू √μ। तो इस म्यू को देखो, म्यू को कैसे लिखा जाता है, मास पर यूनिट लेंथ। और भाई आप मास को कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी के फॉर्म में। देखो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्योंकि मैं इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो आप मास को कैसे लिखोगे बेटा, d इंटू ए इंटू एल बाई एल। तो बेटा म्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और भाई यहाँ पे दे रखा है कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो अब एक बात देखो जरा, यहीं पे क्वेश्चन हो गया ये, v1 बाई v2 इज इक्वल टू √μ2 बाई μ1। सो v1 बाई v2, अच्छा एक बात देखो, v1 तो v है, v2 कितना है, वो 2v है, इज इक्वल टू √μ2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, d2 इंटू ए, और ये d1 इंटू ए। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा d1 बाई d2 की अगर मैं बात करूं तो d1 बाई d2 कम्स आउट टू बी 4:1। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। d2 बाई d1 पूछा गया होता तो 1/4 आ जाता आपका। तो ये जो हमने आज जो थ्योरेटिकल जो पार्ट किए, कुछ क्वेश्चन जो किए हैं, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पे और न्यूमेरिकल्स करने हैं, और इससे आगे का जो पोर्शन है वो भी हमें करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।